jungle। जितने भी हमारे यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। एक बड़ी पहल, मैं कहता हूँ सैनिक फार्म में एक बड़ी पहल हुई है जो आप लोगों ने मिलकर की है। इसकी जरूरत बहुत पहले थी, लेकिन ये पहल एक बड़े पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। मेरे से जितने भी पूर्व वक्ता रहे सबने एक बात कही, सबका एक ओपिनियन है कि लोकल लीडर्स को लेना चाहिए। मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन जरूर करूंगा कि सारे लोकल लीडर हमारे काम के नहीं है। ये बात मैं बड़ी क्लियर कह देता हूं कि दिल्ली में दो विरोधी सरकारें काम कर रही हैं, हमें उनको साथ लेना है जिनसे हमने जो हमारा काम निकाल सके। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, बहुत पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और सही मायने में ये गवर्नर आए हैं मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं रोड्स की। हमें पता है कोई गवर्नर निजी कारणों से रिजाइन नहीं देता। कोई ऐसा कारण नहीं होता कि गवर्नर अपनी सीट छोड़ के चला जाए निजी कारण की वजह से। पिछले गवर्नर गए, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ था, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काम नहीं चल रहे थे, या सरकार जिन अपेक्षाओं को लेकर उन पे चल रही थी वो उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे। मोदी जी ने अपने आदमी को लगाया है और आप देख रहे हैं कि लगातार वो गवर्नर रोड पे रह के काम कर रहे हैं। मास्टर प्लान के लिए जो जरूरी चीजें हैं, कल उन्होंने नजफगढ़ नहर का मुआयना किया 57 किलोमीटर का। उसका मकसद था, उन्होंने भाटी माइंस में जाके उन माइंस का मुआवना किया। उनका मकसद था कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली बाहर से पानी लेती है, प्यासी मर जाती है। ये बड़ा प्रोग्राम है, हमने भी किया है कि हमारे पहाड़ में 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें माइनिंग हुई है, सैकड़ों साल 70-80 साल माइनिंग हुई है और ऐसी बड़ी बड़ी खानें बन गई है कि बड़खल लेक उसके सामने छोटी नजर आती है। तो हमने सजेशन दिया था डीडीए में, जब ये मास्टर प्लान की बात चल रही थी और सजेशन ऑब्जेक्शन थे कि आप जमुना के पानी को डाइवर्ट करके सिर्फ इन खानों में भर दीजिए, सिर्फ इनमें भरना है आपने। हजारों बड़खल लेक डेवलप हो जाएगी यहाँ पे और इस क्षेत्र का वाटर लेवल 50 फुट का आ जाएगा 4-5 साल। 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने सरकार को दिया हुआ है। नए एजी आए हैं, हम उनसे मिलेंगे। जहां तक आपकी 69 एफिडेंट कॉलोनी की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि ये डिसीजन कोई कोर्ट ने नहीं करना। कोर्ट कमेंट्स कर सकता है किसी मामले में, कोर्ट ने किए भी हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा, कोर्ट ने कमेंट्स किए हैं कि कहीं रिपेयर का अधिकार नहीं है, कोई मकान गिर गया कौन जिम्मेवार होगा। तो ये इशारा होता है कि कोर्ट सरकार को कह सकती है, सरकार को बाध्य नहीं कर सकती। डिसीजन सरकार ने लेना है और सरकार सैनिक फार्म के मामले में 69 कॉलोनी के मामले में डिसीजन लेते हुए डरती है। उसकी वजह है कि हरदीप पुरी के उस बयान को देखिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में किया था कि भाई अगर हमने ये सब कर दिया तो लोग कहेंगे सूट बूट की सरकार है, इन पैसे वालों को भी कर दिया। लेकिन फार्म हाउस कर दिए गए। आपने देखा होगा कि सारी दिल्ली के फार्म हाउस रेगुलराइज कर दिए गए, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां रेगुलराइज कर दी गई। तो बीच का हिस्सा क्यों छोड़ दिया गया? ये डिस्क्रिमिनेशन है। हम इस बात को मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है। पैसे वाला होना, मैं तो कोई सैनिक फार्म में मेरा कोई प्लॉट नहीं है, देवड़ी गांव में रहता हूं, छोटा सा आदमी हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि पैसे वाला होना कोई अपराध नहीं है। अगर पैसे वाले नहीं होंगे तो समाज चलेगा ही, रोजगार ही नहीं मिलेंगे लोगों को। आप लोगों के बदौलत रोजगार मिलते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम तो आपके नौकर हैं, हम ही आपकी गाड़ियां चलाते हैं, हम ही आपके किचन में काम करते हैं, हम ही आपकी सफाइयां करते हैं, हम ही आपके सारे काम कर रहे हैं, हम ही आपके ऑफिस में कंप्यूटर चलाते हैं, हम ही आपकी मशीन ऑपरेट करते हैं। आप बड़े लोग हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए बात अनऑफिशियल कहता हूं, लेकिन हम और आप मिलके ही तो सारे देश को चला रहे हैं। आप साधन मुहैया करा रहे हैं, हम उसमें मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं, हम लेबर दे रहे हैं उसके अंदर। तो सिस्टम ये है कि पैसे वाला होना कोई अपराध नहीं है। अगर गरीब आदमी का मकान अप्रूव हो सकता है तो वो मकान आपका भी अप्रूव होना चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि 1962 से बड़ी हुई संस्थाओं की जो कॉलोनी है, जो सैनिक फार्म है, जो सैनिकों के लिए अलॉट की गई थी, उसको आज तक रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया? ये कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर नहीं होगी। लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आए हैं। दो व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्षेत्र में,
रमेश विदुड़ी सांसद हैं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, इंडिपेंडेंट काम करता हूँ, सबकी आलोचनाएं करता हूँ, सबकी तारीफ भी करता हूँ। जो जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है। रमेश विदुड़ी क्षेत्र के सांसद हैं, पहले भी सैनिक फार्म के लोगों से उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, अब हमें उनको पकड़ने की जरूरत है। देखिए लोहा गर्म है, ये मास्टर प्लान ऑलमोस्ट फाइनल हो जाना था पिछली 24 तारीख को। 24 तारीख को तमाम कमिश्नर्स की मीटिंग, सारे मेंबर्स की मीटिंग डीडीएम एलजी की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले ही एलजी ने रिजाइन कर दिया और ये मीटिंग पोस्टपोन हुई। डागर जी ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, इनको सारी चीजें बताया कि फोन पे 1-2 बार मेरी इनसे बात हुई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रमन अग्रवाल जी रेगुलर इस बारे में बात करते रहते हैं, वैतनी से बात होती है। लोहा इस टाइम गर्म है, आप इस टाइम अप्रोच कीजिए, आप अपने सांसद को पकड़िए, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वो हमारे क्षेत्र में है, एलजी के पास यहाँ की एक कमेटी को ले जाकर वो बात करें, बिल्कुल क्लियर बात करें। सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, अपना अधिकार मांगना कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। क्लियर बात करें कि हमें क्यों छोड़ दिया गया। एक्ट तो वही है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे लागू होता है, वही एक्ट आप पे लागू होता है। एक ही एक्ट में 2 बातें नहीं हो सकती, एक्ट वही है तो फिर आपको भी वो राइट मिलेगा, लेकिन आपको प्रयास मजबूत करने पड़ेंगे। जितनी जल्दी हो रमेश विदुड़ी को पकड़िए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पकड़िए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जहां तक बात कहता हूं, सिर्फ मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है। आप देख रहे हैं पीएम उदय योजना, पीएम उदय योजना में 8 लाख मकानों की रजिस्ट्रियां होनी थी, हुई कितनी आज तक? 14-15 हजार रजिस्ट्रियां। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक बड़ा करप्शन जनरेट हो गया डीडीए के अंदर। मैंने बार बार उठाई, संगम बिहार के क्षेत्र का मैं बार बार जैसे जिक्र करता हूं कि यहाँ पे गरीब तबके का आदमी रहता है। क्या दिक्कत आती है पीएम उदय योजना में? आपको तो ओनरशिप राइट ही नहीं मिला, लेकिन जिनको राइट मिल गया उनकी भी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। वजह क्या है? एक आदमी सर्वे कराएगा, उसके बाद सर्वे कराने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जब बात आएगी, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद एक बड़ी लंबी लिस्ट डेफिशिएंसी की आ जाती है। आपका खसरा नंबर गलत है, आपके पास बिल नहीं है, आपके पास पावर अटॉर्नी में किसी के आदमी के साइन नहीं है, आपने जो है मतलब उसमें कितनी सारी कमियां गिनवाई जा सकती हैं। अब होता क्या है, आदमी कहेगा भाई कैसे करूं, मैं खसरा नंबर कैसे चेक करूं? पटवारी के पास जाएगा तो पटवारी कहेगा भैया मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा, तो खसरा नंबर चल जाके चेक करूंगा, मैं कैसे करूं संगम बिहार में खसरा चेक? आपका मकान कहां बना हुआ है, कौन सर्टिफाइड करेगा? वो कहते हैं खसरा नंबर लेके आइए। हम कहते हैं रेवेन्यू का आदमी खसरा नंबर देने को तैयार नहीं है। तब आदमी मजबूरी में कहेगा भाई कोई तरीका हो तो बताओ। कह रहा 1000 रुपए गज के पैसे लगेंगे, आप घर बैठो, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये बेसिक जो कमी है जो सिस्टम में आ गई है, 1000 रुपए गज के पैसे देंगे तो रजिस्ट्री होगी, नहीं तो रजिस्ट्री नहीं होगी, नहीं तो खसरा ही नंबर ठीक नहीं होगा। हमने कितनी बार हरदीप को मैसेज डाले, लेफ्टिनेंट गवर्नर को डाले कि भाई कर क्या रहे हो आप? पीएम को बदनाम कर रहे हो, जो पीएम काम करना चाहता है, जिसने पीएम उदय योजना को लागू किया, आप उसको बदनाम कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि डीडीए के अफसर करप्ट हैं या कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी करप्ट हैं। अरे बड़ी सीधी सी बात है, एक प्रॉपर्टी डीलर मकान खरीदने जाता है, उसने 100 गज का 50 गज का मकान खरीदता है, वो कहता है हाँ भाई बिजली का बिल लगा हुआ है, मकान तेरे पोजीशन में है, पावर अथॉरिटी कागज मुझे दे दे, 2 गवाहों पे साइन करा दे, मकान मेरा। अगर खसरा नंबर गलत है तो जब सर्वे एजेंसी आती है, जब कॉलोनी नंबर बताती है तो उसी टाइम करेक्ट कर दे खसरा नंबर सही है, तो वो खसरा नंबर सही हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी। सिर्फ 2 गवाहों के हस्ताक्षर लो, बिजली का बिल लो, अगर उसमें एक एफिडेविट लो कि कहीं आपने गलत स्टेटमेंट दिया तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इतनी सी तो बात है, लेकिन सरकार इसको भी नहीं समझ रही। और यही वजह है कि सैनिक फार्म की ये जितनी 69 कॉलोनियां हैं ये आज तक रेगुलराइज नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि एक तरफ पीएम उदय योजना फेल हो रही है, जब तक वो उदय योजना कामयाब नहीं होगी वो लोग भर डालते हुए डर रहे हैं इसमें। तो सब चीजों को आपको सोचना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात और कहूंगा कि आपकी कॉलोनी को रास्ते चाहिए। जब आप रेगुलराइज कराएंगे कॉलोनियों को तो आपको अपनी कॉलोनियों में भी मास्टर प्लान के रोड चाहिए। 2021 के मास्टर प्लान में रोड दिए हुए थे, 5 रोड हैं। डिफेंस इनक्लेव से बांध रोड तक 100 फीट का रोड है, जो अर्बन एक्सटेंशन 330 फीट का उसको जोड़ेगा। बांध रोड भी 100 फीट हो गए,
इग्नू रोड पे 260 फीट का रोड है, उससे कनेक्ट होगा। एक बांध रोड 100 फीट जाएगा मंगल बाजार तक, एक मंगल बाजार से अर्बन एक्सटेंशन रोड जाएगा। एक रोड आपका कॉम्प्लिकेटेड रोड है जिसपे हम जोर नहीं देना चाहते। ये एक रोड कंट्री क्लब के आगे से निकलता हुआ और मंगल बाजार तक जाएगा, जिसकी कोई जरूरत है नहीं। अगर हमें 4 रोड मिल जाए तो सैनिक फार्म के बीच में से ये रोड निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोड ना निकले, बाकी के 4 रोड मिल जाए तो ये दिल्ली की सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी होगी, जिसमें एक तरफ एमबी रोड होगा, एक तरफ 330 फुट का अर्बन एक्सटेंशन रोड होगा, एक तरफ डिफेंस इनक्लेव का रोड होगा, एक तरफ 260 फीट का आपका जो इग्नू रोड होगा। इससे बढ़िया कॉलोनी पूरी दिल्ली में नहीं होगी। आप जहां 15 से 20 हजार रुपए गज के रेट पे बैठे हैं, मैं यकीन से कहता हूं, मेरा यहाँ कोई प्लॉट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपके रेट 2 लाख रुपए गज उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी। जिस दिन ये रोड बनने स्टार्ट होंगे उस दिन आपका रेट 5 लाख रुपए गज होगा। उनके नीचे जो कुछ लिखा है वो ठीक है। मैंने जितने मास्टर प्लान के रोड के बारे में जिक्र किया, चाहे वो दुर्गा बिहार के अंदर से डिफेंस इनक्लेव से जो रोड निकलता है 100 फीट का, तो वहां पे जितने मकान आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रियां रिजेक्ट हो रही हैं। उनके नीचे लिखा है ये मास्टर प्लान के रोड के ऊपर है, यहाँ रजिस्ट्रियां नहीं है। पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ था कि 2023 तक सारी अनऑथराइज कॉलोनियों को प्रोटेक्ट किया गया है। उन्हें ओनरशिप राइट आज रजिस्ट्री के तौर पर दिया जा रहा है। जिनकी हो रही है वो सिर्फ जमीन के मालिक हैं। वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है वो चूंकि कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स पे फिट नहीं है, इसलिए उनको मकान का अधिकार नहीं है। जब आप अपने नॉर्म्स को ठीक करेंगे, सैनिक फार्म के लिए भी कह रहा हूं, खुले तौर पे कह रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोगों की अगर कहीं 20 फुट की गली है, अभी डीडीए ने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले 30 फुट की गली की बात थी कि 30 फुट की गलियां होनी चाहिए, अभी पीछे चेंजेस आई कि 20 फुट की गलियां मंजूर होंगी। आप 30 का ही लेआउट प्लान बनाइए, क्योंकि आपकी ये 1400 एकड़ की दिल्ली की बिगेस्ट पॉश कॉलोनी होगी। आप 20 फुट का नहीं 30 फुट के रोड रखिए, कोई आपकी कॉलोनी को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, कोई आपके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप एमसीडी के नॉर्म्स पे होंगे। जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं या 8 लाख मकान हैं, वहां गलियां 20 फुट की भी नहीं है, 18 फुट की हैं, 12 फुट की हैं, 8 फुट की हैं। संगम विहार में जाके देख लीजिए 6-6 फुट की गलियां हैं। तो इसलिए उनपे रजिस्ट्री होने के बाद भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर लीगलाइज नहीं। अगर आप इस काम को कर लेंगे, अपने लेआउट प्लान में सारी गलियों को 30 फुट का कर लेंगे, तोड़ बाद में लेना जब परमिशन मिल जाए। लेआउट प्लान तो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि वही आप पे लागू होता है, वही अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे लागू होता है। सड़क से निकलते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। इस सड़कें आपने बनाई, इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ये मास्टर प्लान के रोड जब मिलेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा, यही रोड आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। जिस दिन रोड मंजूर हुए उस दिन 2 लाख, जिस दिन नारियल टूट गया उस दिन 5 लाख। ये होगा। तो आप लोग हमें समर्थन दीजिए, हम आपको समर्थन देंगे। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे। हमारा तो सिर्फ ये है कि हमारा क्षेत्र भी आपके साथ विकसित हो जाएगा। जब तक सैनिक फार्म विकसित नहीं होगा, यहाँ के रोड नहीं मिलेंगे, हमारा भी सुधार नहीं होगा, ये तय बात है। तो इसलिए हम आपके साथ